So here we are going to discuss one more important result derived from second law of motion. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम एक और चीज मोमेंटम को रिलेट करते हैं और हमारे पास उसका कई जगह ऐसा फॉर्म भी लिखा रहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये कहां से आया? तो पहली चीज हम मोमेंटम को समझ लेते हैं। तो मोमेंटम इज द नेट मोशन, मोमेंटम इज द नेट मोशन या टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन। यू कैन राइट द मोमेंटम इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a moving body, है ना। मोमेंटम इज the total quantity of motion possessed by a moving body। क्लियर है? अब इसको हम कैसे निकालते हैं? तो मोमेंटम इज बेसिकली, जैसे हम बात करें कि एक वेलोसिटी v है 10 मीटर पर सेकेंड है, वो हमने एक छोटी सी कार को दी और एक हमने बहुत बड़े ट्रक को दी। ठीक है, हमने कुछ वेलोसिटी v एक छोटी सी कार को दी और एक बहुत बड़े ट्रक को दी। तो किसको रोक पाना डिफिकल्ट होगा? इस पे भी हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए हैं। किसको रोक पाना डिफिकल्ट होगा? तो सेम वेलोसिटी है बट वन बॉडी हैज मास मोर एंड अनदर बॉडी हैज अ लेसर मास। तो जो बड़ी बॉडी है उसको रोक पाना मुश्किल होता है। तो उसका जो मोशन है, उसका जो टोटल मोशन possessed बाय दैट बॉडी इज वेरिंग बिकॉज ऑफ मास ऑल्सो। ठीक है, कि उस जो मोशन उस बॉडी में है, जो मूविंग बॉडी है, वो उसके मास पे भी डिपेंड करता है कि उसके हम मोशन को कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो मास अगर ज्यादा है तो उसके अंदर उसके जो मोशन की अगर हम बात करें तो वो हमको ज्यादा डरावना दिखाई देता है। इफ सेम मास इज गिवन टू अ स्मॉल बॉडी, मान लो एक आपके पास सॉफ्ट बॉल है और एक आपकी क्रिकेट बॉल है, दोनों को आपने सेम वेलोसिटी से फेंका, सॉफ्ट बॉल को कैच करना विल बी इजियर, आपको चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा मास वाली बॉल है जो कि आपकी क्रिकेट वाली बॉल है, उसको अगर आपको कैच करना है तो आपको उसमें से थोड़ा सा उसके इसमें थोड़ा सा दर्द हो सकता है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ मास। तो हम मोमेंटम जो है, मोमेंटम को हम बोलते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body, a moving body। और इसको हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? तो पहली चीज को रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, और दिस इज ऑब्टेन बाय प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। व्हेन यू टेक प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी आपको मिलता है मोमेंटम। अगेन मास एक स्केलर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, सो मोमेंटम कम्स एज वेक्टर। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो मोमेंटम भी कैसा आएगा? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किसके डायरेक्शन में होगी? तो दिस p विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा। ठीक है, तो यहां से पहले हमने मोमेंटम को समझा, अब हम सेकेंड लॉ पे चलते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या देता है? F इज इक्वल टू ma। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमारे पास आता है F इज इक्वल टू ma। अगर इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा? इस साइड आएगा dp डिवाइडेड बाय dt, dp डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ पे दो चीजें हैं तो इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो, प्लस इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफरेंशिएट किया, यही होता है प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अभी जो हम पढ़ेंगे इट विल बी, हम लोग कांस्टेंट मास सिस्टम पढ़ेंगे। मास ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मास फॉर, यहाँ पे लिख लेंगे फॉर कांस्टेंट मास सिस्टम dm by dt is equal to 0, dm by dt is equal to 0। mass is not changing with time, it is constant, so dm by dt will be equal to 0, dm by dt will be equal to 0। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, इससे हमारे पास आया dp by dt। ये क्या है? dp क्या है? dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, और ये क्या है? चेंज इन टाइम। इसका मतलब ये चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज m एंड dv by dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। dv by dt क्या होता है? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो यहां से हमारे पास क्या आया? dp by dt इज इक्वल टू ma। अरे ma तो फोर्स के इक्वल होता है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, या फिर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू फोर्स लिख लो, दोनों लिख लो। dp by dt इज इक्वल टू फोर्स, dp by dt इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अब पहले समझते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, उससे पहले समझो चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम विल बी चेंज इन मोमेंटम। इसको आप अगर बड़ा चेंज लिखो तो आपके लिखोगे डेल्टा पी, क्या आ जाएगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। क्लियर है? और इसी को आप क्या लिख पाओगे, m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है? तो अब यहाँ पे जैसे मैं क्रिकेट बॉल की बात करूं, तो एक क्रिकेट बॉल आ रही थी जिसको हमें कैच करना है। ठीक, तो क्या होगा, बॉल आएगी कुछ वेलोसिटी से, हम उसको कैच कर लेंगे और हमारे हाथ में वो रेस्ट में आ जाएगी। बॉल किसी वेलोसिटी से आई, हमने उसको कैच किया और वो रेस्ट में आ गई। अगर रेस्ट में आ गई, इट मींस इट हैड सम इनिशियल वेलोसिटी, इट हैड सम इनिशियल वेलोसिटी एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी 0। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियली उसके पास कुछ मोमेंटम था m इंटू वी, है ना। दो बॉल लिए हमने, एक का मास था m1, एक का मास था m2, दोनों v वेलोसिटी से आ रहे थे। मैंने एक हाथ से एक बॉल को कैच किया, दूसरे हाथ से दूसरे बॉल को कैच किया, दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। एक की वजह से क्या होगा, या आप बोल सकते हो एक को रोकने के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, सॉफ्ट बॉल को रोकने के लिए आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जो थोड़ी हैवी बॉल है उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, एक चेंज इन वेलोसिटी दोनों का सेम है, दोनों की वेलोसिटी इनिशियल सेम थी, फाइनल दोनों की 0 थी, लेकिन एक का मास ज्यादा था, एक का मास कम था। तो एक का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है और एक का चेंज इन मोमेंटम कम है। ठीक है, एक का चेंज इन मोमेंटम ज्यादा है, एक का चेंज इन मोमेंटम कम है। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, हम देख भी पा रहे हैं कि जो क्रिकेट वाली बॉल है उसके लिए हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और सॉफ्ट बॉल के लिए हम इजीली उसको रोक पाएंगे। बड़े ट्रक के लिए अगर वही वेलोसिटी से बड़ा ट्रक चल रहा है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, शायद हम अकेले तो हम रोक ही नहीं पाएंगे, लेकिन छोटी सी कार है, सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम अगर ज्यादा है तो यहाँ पे फोर्स भी ज्यादा लगेगा। अब ये देखो, ये चेंज इन मोमेंटम हमने ठीक है बात की कि दो बॉल ऑफ मास m1 m2 आ रहे थे विद वेलोसिटी v और उसके बाद वो दोनों रेस्ट में आ गए, चेंज इन मोमेंटम भी आया। मान लो ये जो प्रोसेस थी, हमने फोर्स लगाना कब शुरू किया, जब वो हमारे हाथ के कांटेक्ट में आएगा। पहले तो कुछ वेलोसिटी से चल रहा था, हम बात कर रहे हैं कि हमने हाथ से कितना फोर्स लगाया, तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगा तभी तो फोर्स लगना शुरू होगा ना, जब वो कांटेक्ट में आएगा तभी हमारे हाथ से फोर्स लगना शुरू होगा। तो अब वहां पे मान लो क्या होता है, ऐसे ये जो मोमेंटम वाली प्रॉब्लम होती है ना, इसमें बहुत छोटा टाइम 0.1 सेकेंड 0.01 सेकेंड वाले केसेस होते हैं। जैसे कैच किया हमने, तो वो जो कैच आता है उसमें जो वेलोसिटी v से 0 हुई वो टाइम बहुत छोटा रहता है, 1 सेकेंड टाइप का रहता है। जैसे आप क्रिकेट में देखो कि कोई बॉलिंग कर रहा है, उसके बाद बैट से हिट किया, तो बॉल ऐसे आई, बैट में लगी और वापस गई, तो यहाँ पे फोर्स कितनी देर के लिए लगा, आई और गई, तो फॉर वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम फोर्स इज एक्टिंग। ठीक है, तो बहुत छोटे टाइम के लिए लग रहा है। तो हम वही देखेंगे कि भाई टी फाइनल कितना था, पी इनिशियल कितना था और कितना टाइम लगा उसको पी इनिशियल से पी फाइनल जाने में, पी इनिशियल से पी फाइनल होने में उसको कितना टाइम लगा, वही क्या देगा हमें, dt देगा। तो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय उस चेंज में कितना टाइम लगा, तो dp by dt हमें मिलेगा यहाँ से फोर्स इक्वल्स टू फोर्स। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर चेंज इन मोमेंटम इतना था इतने टाइम में, देन यू कैन फाइंड आउट द फोर्स कि हमने फोर्स कितना लगाया होगा। अगर दो बॉल आ रहे थे, उनका चेंज इन मोमेंटम हुआ कुछ और हमें पता है कि टाइम कितना लगा, देन वी कैन फाइंड आउट कि हमारे हाथ ने कितना फोर्स लगाया होगा। ठीक है, अगर आपको फोर्स गिवन है, यहां से और क्या लिख सकते हो, इसको भी इक्वली कर लो, यहां से और क्या लिख सकते हो, dp इज इक्वल टू f dt, है ना, dp इज इक्वल टू f dt। तो मान लो हमने इतना फोर्स लगाया, किसी भी केस में हमने इतना फोर्स लगाया फॉर दिस मच टाइम, देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना चेंज हुआ होगा। अगर इसको आप इंटीग्रेट करो तो आप बड़े टाइम इंटरवल के लिए फाइंड आउट कर सकते हो, है ना। यहां से क्या हो जाएगा 0 to t, मान लो आपके पास बड़ा टाइम इंटरवल है और ये p इनिशियल टू p फाइनल। इफ यू हैव अ बिग टाइम इंटरवल और आपके पास कुछ फोर्स है, तो अगर आपने फोर्स फॉर टाइम t अगर आपने लगाया, देन यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर, यू कैन फाइंड आउट द टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो यहां से आई होप आप समझ गए होंगे
कि पहली चीज तो मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हमारा आता है मास इनटू वेलोसिटी से। किसी बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है तो सिर्फ वो वेलोसिटी मैटर नहीं करती, उसका मास भी मैटर करता है कि उसका मास कितना है। क्योंकि अगर आप कोई एक्सीडेंट हो रहा है ना, कोई ऐसा डिजास्टर हो जाता है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी को सिर्फ कंसीडर करो तो सिर्फ वेलोसिटी इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे मास भी मैटर कर रहा है। तो वहां से हमारे पास आता है मोमेंटम, कि किसी बॉडी को रोक पाना कितना डिफिकल्ट या कितना इजी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द मास एज वेल एज वेलोसिटी, है ना, मास एज वेल एज वेलोसिटी। तो वहां से हमारे पास आता है मोमेंटम। तो किसी मोमेंटम को अगर, किसी बॉडी के मोमेंटम को अगर जीरो से कुछ वैल्यू पे ले जाना है या किसी वैल्यू से जीरो पे लाना है तो हमें फोर्स लगाने पड़ेंगे, और वो डिपेंड करेगा कितना फोर्स हमें लगाना है ऑन द मास एज वेल एज वेलोसिटी, ऑन द मास एज वेल एज चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इस चीज पे डिपेंड करेगा। तो इस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे। बाकी इसका हम लोग ये जो dp/dt इज इक्वल टू एफ एंड dp इज इक्वल टू एफ dt, इसको हम लोग आगे एक हमारे पास कोलिजन सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर आता है, उसमें हम इस पे और थोड़ा डिटेल में हम इस चीज को पढ़ेंगे। लेकिन इतना हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये मिला और इससे हम रिलेट कर पाते हैं मोमेंटम एंड चेंज इन मोमेंटम को फोर्स से रिलेट कर पाते हैं। तो यही रिजल्ट हमें ये भी याद रखना है कि F इज इक्वल टू dp/dt एंड dp इज इक्वल टू f dt। क्लियर है चीज? तो ये रिजल्ट भी हम याद रखेंगे।